हेलो गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज जिस चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने सिर्फ ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशंस को ही समझाया, लेकिन आज जो इस चैप्टर का जो पार्ट 2 लेक्चर है उसमें हम समझेंगे कि रेस्पिरेशंस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशंस के बेसिक्स को समझने के लिए। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे जो भी डेप्थ में रेस्पिरेशंस के मैकेनिज़म्स होंगे आप उससे रिलेट कर कर समझ सकेंगे। तो रेस्पिरेशंस का ये बेसिक है कि इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ये समझना। तो सबसे पहला जो रेस्पिरेशंस में स्टेप इन्वॉल्व होता है वो है ब्रीथिंग। जैसे कि पार्ट 1 वीडियो में हमने ये समझा था कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन दो अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन दोनों प्रोसेस ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसीलिए रेस्पिरेशन का सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा ब्रीथिंग, जिसको हम वेंटिलेशंस भी बोलते हैं। ब्रीथिंग में क्या होगा, बस इनहेल ऑफ गैसेस एंड एक्सहेल ऑफ गैसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। मतलब एयर का हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। और जब हम ब्रीथिंग करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं और फिर एक्सहेल करते हैं, तो इनहेल करने से लेकर एक्सहेल करने तक बीच में फिर और जो प्रोसेस होती हैं वो क्या होंगी, रेस्पिरेशंस के आगे के प्रोसेस होंगी। तो दूसरा जो रेस्पिरेशंस का स्टेप होगा वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग हमने कर लिया, हमने इनहेल ऑफ एयर और एक्सहेल ऑफ एयर किया, सबसे पहला स्टेप हमने रेस्पिरेशन का कर लिया। दूसरा जो रेस्पिरेशन का स्टेप होगा वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब जब हमने ब्रीथिंग किया और एयर को इनहेल किया, तब हमारा जो एयर हमारे बॉडी के अंदर आया, फिर वो बॉडी के अंदर गया, कहाँ पर जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स मतलब कि एल्विलाई के अंदर, और लंग्स मतलब एल्विलाई बिटवीन पल्मिनरी कैपिलरी के बीच में क्या होंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे। क्या होंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो दूसरा जो स्टेप होगा रेस्पिरेशन का वो हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स मतलब एल्विलाई एंड पल्मिनरी कैपिलरी। लंग्स में हमको पता है कि क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, उसी को हम एल्विलाई बोलते हैं, और उसी से ही क्या होंगे एक्सचेंज, उसी में एयर जाता है और उसी से क्या होंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे बिटवीन पल्मिनरी कैपिलरी। पल्मिनरी कैपिलरी के क्यों ही बीच क्यों, तो हमको पता है कि लंग्स के अंदर जो कैपिलरी आता है उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मिनरी कैपिलरी। देखो हर पार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स जाते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है। जैसे टिश्यू के अंदर जो ब्लड वेसल्स जाते हैं, जो कैपिलरी जाती है उसको हम सिस्टमिक कैपिलरी बोल देते हैं। वैसे ही लंग्स के अंदर जो कैपिलरी जाती है उसको हम पल्मोनरी कैपिलरी बोल देते हैं। तो लंग्स में, अब लंग्स में एयर आया तो लंग्स में एयर जाएगा, वो एल्विलाई में जाएगा, और एल्विलाई कहाँ भेजेगी, कैपिलरी ब्लड वेसल्स के थ्रू, पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड वेसल्स के थ्रू। वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होंगे एल्विलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी के बीच, मतलब लंग्स आप कह सकते हो, लंग्स बोलो या एल्विलाई बोलो, उन और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। और एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बाद वो पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर एयर आएगा, मतलब कि ऑक्सीजन आएगा, और ऑक्सीजन फिर हमारे और बॉडी पार्ट तक ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा। तो दूसरा स्टेप हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स मतलब एल्विलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी। कैसे, देखो ये हमारा लंग्स के अंदर मौजूद एल्व्यूलाई है, और ये हमारा एल्व्यूलाई के आस पूरे एल्व्यूलाई के को पूरा एकदम कवर किए रहता है कैपिलरी, एकदम ब्लड वेसल्स एकदम एल्व्यूलाई के चारों तरफ होते हैं, एकदम हाईली ब्लड वेसल्स इसमें एल्विलाई में पूरा एकदम, एल्विलाई पूरा एक ब्लड वेसल से क्या होता है, कवर होता है एकदम। तो यहाँ पर क्या हुआ, एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन आया, फिर वो ऑक्सीजन में एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ, वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, एल्विलाई से पल्मोनरी कैपिलरी में चल जाता है, और पल्मोनरी कैपिलरी से क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज सिर्फ ऑक्सीजन का नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी होगा। जाहिर सी बात है इनहेल और एक्सहेल दोनों करना है, फर्स्ट स्टेप ब्रीथिंग ही है, तो ब्रीथिंग में इनहेल एक्सहेल दोनों होता है। तो इनहेल होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा बिटवीन एल्विलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी के बीच। बस अंतर है कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर की तरफ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी कैपिलरी, ये हमारा एल्विलाई जो कि लंग्स के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, उसी को हम एल्विलाई बोलते हैं, ठीक है। और
ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, रेस्पिरेशन का जो दूसरा स्टेप हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मतलब हमारे बॉडी में जो सबसे पहला जो रेस्पिरेशन हुआ वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। कभी भी हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये नहीं बोलेंगे कि ब्रीथिंग हुआ, हमने एयर इनहेल किया और एक्सहेल किया तो वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाया, नहीं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या कौन सा होगा, जब हमारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वुलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी के बीच होता है तो वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप ये है कि अब ऑक्सीजन हमारे कैपिलरी में आ गया, लंग्स के कैपिलरी के अंदर आ गया, पल्मोनरी कैपिलरी में आ गया। अब जाहिर सा बात है, कैपिलरी आर्टरी एंड वेन के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। तो अब वो जो कैपिलरी क्या करेगा, अब वो पल्मोनरी कैपिलरी से कहाँ पे जाना है, हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में जाना होता है। तो वो कैपिलरी हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में जाएगा। तो वो पल्मोनरी कैपिलरी ये पल्मोनरी कैपिलरी से फिर कहाँ पर गैसेस जाएंगे, सिस्टमिक कैपिलरी में जाएंगे। और सिस्टमिक कैपिलरी और टिश्यू के बीच फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो तीसरा स्टेप क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू। देखो लंग्स के अंदर, एल्वुलाई के अंदर एयर आ गया और वो एयर कहाँ जाएगा, एल्वुलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, वहाँ पर पल्मोनरी कैपिलरी में गया, पल्मोनरी कैपिलरी से आर्टरी में जाएगा, आर्टरी से फिर एयर कहाँ जाएगा, सिस्टमिक कैपिलरी में जाएगा। मतलब क्या आप कह सकते हो, पल्मोनरी कैपिलरी से एयर आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी बोल लो, पल्मोनरी आर्टरी से फिर वो एयर सिस्टमिक कैपिलरी में जाएंगे, सिस्टमिक कैपिलरी के बीच एक्सचेंज ऑफ गैसेज होंगे। और फिर टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ये सिस्टमिक कैपिलरी में जाएगा और ऑक्सीजन सिस्टमिक कैपिलरी से टिश्यू के अंदर आएगा। तो वहाँ पर एक्सचेंज, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ लेकर वहाँ पर बॉडी को तो रखना है नहीं, उसको यूज़ तो करवाना है। और यूज़ कौन करेगा, हमारे बॉडी के टिश्यूज़, हमारे बॉडी के सेल्स यूज़ करेंगे। तो उसको सेल्स तक पहुँचाना होगा, उस ब्लड वेसल्स को। और जो ब्लड वेसल्स सेल्स के अंदर लेकर जाती है, ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स सेल या टिश्यूज़ के अंदर एयर को लेके जा रही है, उसका एक नाम है, उसका नाम है सिस्टमिक कैपिलरी। और कैपिलरी क्यों, क्योंकि ये कैपिलरी एक ऐसी ब्लड वेसल है जो कि बिल्कुल सेल्स एंड टिश्यूज़ के अंदर तक चीज़ों को पहुंचाती है। आर्टरी एंड वेन आपको सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो एक बड़े ब्रांच की तरह है, एक बड़ा सा कह सकते हो पाइप। उस पाइप से छोटे छोटे ब्रांच जुड़े हुए हैं जो कि बिल्कुल बॉडी के अंदर तक जाते हैं, बिल्कुल टिश्यू एंड सेल्स के अंदर तक जाते हैं। तो दूसरा स्टेप में एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हुआ, लेकिन इनके बीच, लंग्स एंड पल्मोनरी कैपिलरी के बीच हुआ। अब तीसरा में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होंगे बट बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यूज़ के बीच होगा। आई होप कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला होगा। अगर आप कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, बता सकते हो कि यहाँ पर कुछ गलत है या फिर मुझे यहाँ पर ये चीज़ें समझ नहीं आई। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको दोबारा वो चीज़ समझा सकूँ। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी पढ़ रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अंदर की चीज़ों को और इंक्रीज़ कर सकूँ, और जो मैं समझूँ, मैं समझती हूँ शायद दूसरों को वो चीज़ हार्ड लगती होगी, ये मैं समझती हूँ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सिंपल से जो चीज़ों को समझ ले रही हूँ, मैं दूसरों को भी उतने सिंपल से समझा सकूँ। तो अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ आप मुझे उसका फीडबैक दो कि यहाँ पर ये चीज़ गलती है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। और कुछ अगर ना समझ में आए तो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको भी समझाने की दोबारा कोशिश करूँगी कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम दे रही है, तो इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। तो तीसरा स्टेप क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गए बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी। आप खुद इमेजिन कर सकते हो, आप अपने अंदर भी ये चीज़ें इमेजिन कर सकते हो। ये रटी रटाई चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी और एकदम इमेजिनेशन वाली चीज़ है कि आप इमेजिन करो ना कि हमने एयर लिया, फिर वो एयर हमारे लंग्स और एल्वुलाई में गया, लंग्स एल्वुलाई से कहाँ जाएगा, उसको कहीं और तो आगे भेजना होगा ना। तो लंग्स में किसके थ्रू, पल्मोनरी कैपिलरी में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा बिटवीन द पल्मोनरी कैपिलरी, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होंगे, फिर पल्मोनरी कैपिलरी से आर्टरी में जाएगा,
पल्मोनरी आर्टरी बोल दो क्योंकि लंग्स से ही आर्टरी निकलेगा, फिर वो अलग बॉडी पार्ट में जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी से फिर वो टिश्यू में जाएगा, तो जब जो ब्लड वेसल फिर जब वो टिश्यू में जाने लगता है तो उसको सिस्टमिक कैपिलरी बोल दोगे। आर्टरी से फिर सिस्टमिक कैपिलरी में जाएगा, सिस्टमिक कैपिलरी से फिर ऑक्सीजन फिर कहाँ जाएगा, टिश्यूज़ में जाएगा, जाहिर सा बात है। तो वो टिश्यू में फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होंगे, तो सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यूज़ के बीच एक्सचेंज ऑफ गैसेज होंगे, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इसको पिक्चर्स के थ्रू आप समझो कि ये हमारा सिस्टमिक कैपिलरी एक ऐसा ब्लड वेसल जो कि टिश्यू एंड सेल्स के अंदर आता है। ये हमारे लंग्स से लेकर आया, लंग्स से जो भी एल्विलाई में ऑक्सीजन गया, एल्विलाई से पल्मोनरी कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी से फिर वो ऑक्सीजन सिस्टमिक कैपिलरी में आया, सिस्टमिक कैपिलरी से ऑक्सीजन का एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ऑफ गैसेस टिश्यूज़ के बीच होगा। देखो जिस बॉडी पार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स जाती है उसके लिए एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है ताकि उस ब्लड वेसल्स को समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये सिस्टमिक कैपिलरी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चल जाएगा सिस्टमिक कैपिलरी में, और सिस्टमिक कैपिलरी से ऑक्सीजन टिश्यू में आ जाएंगे, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे, और इसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप हमारा रेस्पिरेशन का ब्रीथिंग हो गया, एयर अंदर लिया, एक्सहेल किया। इस दौरान जो प्रोसेस आएगा, जो स्टेप आएगा, वो आगे का स्टेप रेस्पिरेशन का कहलाएगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गए बिटवीन द लंग्स, लंग्स मतलब एल्वुलाई, ऑक्सीजन है पल्मोनरी कैपिलरी के बीच। पल्मोनरी कैपिलरी का मतलब हमने समझा कि लंग्स में जो ब्लड वेसल्स आते हैं उसको हम पल्मोनरी बोलते हैं, और कैपिलरी तो एक ब्लड वेसल्स है, तो पल्मोनरी कैपिलरी के बीच एल्वुलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी, एल्वुलाई को आप लंग्स भी आप बोल सकते हो, लंग्स एंड पल्मोनरी कैपिलरी के बीच क्या बोल रहे हो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वुलाई क्या है, लंग्स के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है, लंग्स के अंदर क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिसको हम एल्वुलाई बोलते हैं। तो आप लंग्स भी बोल सकते हो, या आप कह सकते हो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी, या आप कह सकते हो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड पल्मोनरी कैपिलरी के बीच एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ, ऑक्सीजन एल्वुलाई से पल्मोनरी कैपिलरी में गया, और कार्बन डाइऑक्साइड पल्मोनरी कैपिलरी से एल्वुलाई के अंदर गया। फिर थर्ड स्टेप ये हुआ कि फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ बिटवीन द, आगे फिर ऑक्सीजन तो जाएगा ना, आगे कहाँ जाना है, उसको सेल्स तक जाना है, उसको अलग अलग टिश्यूज़ तक, अलग अलग बॉडी पार्ट के अलग अलग सेल्स एंड टिश्यूज़ होते हैं, तो उनके सेल्स एंड टिश्यूज़ तक ही, उस सेल्स एंड टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन को पहुंचाना है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यूज़ के बीच एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। ये रहा हमारा सिस्टमिक कैपिलरी, ये हमारा क्या हो गया, सिस्टमिक कैपिलरी, ये हमारा टिश्यू। और जो फोर्थ स्टेप है हमारे रेस्पिरेशन का, थर्ड स्टेप हमने समझा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यूज, जिसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और फोर्थ जो स्टेप होगा हमारा रेस्पिरेशन का, वो होगा अब टिश्यूज़ तक, देखो टिश्यूज़ तक हमारा ऑक्सीजन पहुंच गया, अब टिश्यूज़ को क्या करना है, अब उसका यूटिलाइजेशन करना है ना, उसका यूटिलाइज करेगा टिश्यू, और ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड करेगा, और एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा, तो वो चीज़ करना है। तो अब टिश्यू क्या करेगा, इस चीज़ का, इस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करेगा। तो फोर्थ स्टेप क्या हो गया, यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन organic compounds to produce energy. और इसको क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल अपना काम कर रहा है, वो भी एक तरीके का रेस्पिरेशन कर रहा है, तो इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया जब लंग्स एंड पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ, तो उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे। इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया जब सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन तब हुआ कि जब टिश्यू ने, सेल्स ने
उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन। हमने रेस्पिरेशंस के में इन्वॉल्व होने वाले 4 स्टेप्स को समझ लिया। पहला ब्रीथिंग, दूसरा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहने का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स, मतलब एल्विलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी, जिसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। ये लंग्स मतलब जो हमारे लंग्स के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, एल्विलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी के बीच पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, जिसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यूज़, मतलब कि अब जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आ गया अब उसको टिश्यूज़ तक तो पहुंचाना है, जो ब्लड वेसल्स टिश्यू तक लेकर जाएगी उसको सिस्टमिक कैपिलरी कहते हैं। तो ये सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू के बीच फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। चौथा जो स्टेप है रेस्पिरेशंस का वो होगा यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू प्रोड्यूस एनर्जी, मतलब कि अब टिश्यूज़ के अंदर हमारा ऑक्सीजन पहुंच गया, अब उस ऑक्सीजन को टिश्यू को यूटिलाइजेशन करना है ताकि वो कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन कर सके और एनर्जी का प्रोडक्शन कर सके, और उस एनर्जी के प्रोडक्शन से बॉडी का जो भी प्रोसेस है, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, जो भी हमारे अंदर जो भी हम एक्शंस कर पाते हैं उसके लिए तो हमें एनर्जी चाहिए होता है। हर सेल्स को एनर्जी चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, अपने लाइफ को बचाने के लिए। तो उस एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए फिर टिश्यूज़ क्या करेंगे, उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। ये है फोर्थ स्टेप रेस्पिरेशंस का। रेस्पिरेशंस में के जो 4 स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम समझेंगे कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स को हम समझेंगे। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स को हम जानेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होता है ना वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। ऑर्गेनिज्म का कोई भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स किस पर डिपेंड करेगा, 2 चीज़ों पर। पहला उसके हैबिटेट पे, दूसरा LOO पर, मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करेगा। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स जो होता है 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है हैबिटेट, मतलब वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, कहाँ पर रहता है, ज़मीन पर रहता है, पानी में रहता है, कहाँ पर रहता है, तो उसके हैबिटेट पर डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करेगा उस किसी भी ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कि उसका LOO कैसा है, मतलब LOO कहने का मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है। तो हैबिटेट में क्या आएंगे, तो हैबिटेट में 2 चीज़ें, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक है तो जाहिर सा बात है पानी में रहने वाले जीव क्या यूज़ करते हैं, मछली सब क्या यूज़ करता है, गिल्स यूज़ करता है। तो पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या यूज़ करेंगे एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, वो यूज़ करेंगे गिल्स का। कॉमनली जो अधिकतर जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म क्या यूज़ करते हैं, उनका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या होता है, गिल्स होता है। तो यूज़ गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। और जो ऑर्गेनिज्म गिल्स का यूज़ करते हैं अपने एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर रेस्पिरेशन करने के लिए, वैसे रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। जो ऑर्गेनिज्म एज अ गिल्स का यूज़ करते हैं, एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर गिल्स का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वैसे टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत छोटा सा है पर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। जो ऑर्गेनिज्म एज अ गिल्स को रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर यूज़ करता है, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर गिल्स होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस करने के लिए, उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। BRANCHIAL, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे, ज़मीन पर रहने वाले, टेरेस्ट्रियल। तो जाहिर सा बात है ज़मीन पर रहने वाले अधिकतर ऑर्गेनिज्म क्या यूज़ करते हैं, तो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या यूज़ करते हैं, उनमें ज़मीन पर रहने वाले हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हमको लंग्स दिखता है। देखो ज़मीन पर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनमें हमको लंग्स ही दिखता है भाई, लंग्स ही रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है, कॉमन सा बात है, हमको पता है कि लंग्स का यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि लंग्स के अलावा भी उनमें बहुत अलग अलग तरीके के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स देखने को
बस इतना कॉमनली बात करेंगे कि टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स कॉमनली क्या देखने को मिलता है, सामान्यतः अधिकतर लंग्स ही होता है। वो यूज़ करते हैं एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, क्या यूज़ करता है, लंग्स का यूज़ करता है। तो यूजेस लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर लंग्स का यूज़ करता है अपने रेस्पिरेशन के लिए, तो उस टाइप के रेस्पिरेशंस को क्या बोलेंगे, पल्म्यूनरी रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, पल्म्यूनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होता है ना, जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स दो बातों पर डिपेंड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटेट डिपेंड करेगा कि वो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक होता है तो जाहिर सा बात है वो गिल्स का, अधिकतर जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक होंगे उनमें जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर देखा जाता है गिल्स का, वो यूज़ करते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर गिल्स का यूज़ करते हैं अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, उस तरीके के रेस्पिरेशन को हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। और बात जो कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की आएगी, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर लंग्स होता है अपने रेस्पिरेशन के लिए। जो ऑर्गेनिज्म एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर लंग्स का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, तो वैसे टाइप के रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कैसा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर बटा हुआ होता है, उसको समझते हैं। देखो, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हमने समझा दो बात पर डिपेंड करेगा, ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पर डिपेंड करेगा या तो ऑर्गेनिज्म के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करेगा। अगर ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पर डिपेंड कर रहा है तो उस ऑर्गेनिज्म में देखेंगे कि वो एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल। अगर एक्वेटिक है तो उनमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर गिल्स होगा एज अ रेस्पिरेशन के लिए, तो उस तरीके के रेस्पिरेशन को ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहेंगे। अगर ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल है तो उसमें जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा लंग्स होगा अपने रेस्पिरेशन के लिए, तो उस तरीके के रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से किसी ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स को हम देखें तो वो हम समझेंगे। देखो यहाँ पर कैसे होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म के कैसे कैसे होते हैं। देखो, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो हमको इस वर्ड का मतलब समझना हो कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब क्या हो रहा है। कि मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है, उस बॉडी मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में सेल्स है सिर्फ, या सेल से मिलकर टिश्यू बना हुआ है, या टिश्यू से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है, या ऑर्गन सिस्टम सब मिलकर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखो, ऑर्गन सिस्टम सिर्फ होना और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम का होना अलग है। हम जो है हम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम में आते हैं, मतलब हमारे अंदर अलग अलग सिस्टम्स, हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे अंदर बहुत तरीके के अलग अलग तरीके, सर्कुलेटरी सिस्टम, सब तरीके के सिस्टम्स एक साथ मिलकर क्या बन रहे हैं, हमारे पूरे बॉडी का एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तो हमारे अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मतलब हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का होता है। तो कोई ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है सिर्फ सेल, सिर्फ उस एक सेल को ही उसका हम उसको ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं, उसका बॉडी बोल देते हैं। तो जिसमें सेल से मिलकर टिश्यू नहीं बन रहा, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन सिस्टम नहीं बन रहा, मतलब कि ऑर्गन्स नहीं बन रहे, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम नहीं बन रहा। तो वैसे उस हिसाब से क्या किया गया, ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बांटा गया। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा गया, मतलब कि सिर्फ सेल है, उस एक सेल को ही क्या बोल देंगे, वो ऑर्गेनिज्म बोल देंगे, उसको क्या बोलेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये फाइलम पॉरीफेरा के अंदर आता है। मतलब फाइलम पॉरीफेरा के अंदर आने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही पाया जाता है। मतलब कि उनका बॉडी सिर्फ सेल से ही मिलकर बना हुआ है, सिर्फ सेल से मिलकर नहीं, सिर्फ सेल ही होता है, एक सेल ही होता है,
सिर्फ सेल ही होता है, सेल से मिलकर टिश्यू नहीं बन रहा, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन नहीं बन रहा, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम नहीं बन रहा, सिर्फ सेल है। तो उस सेल को ही क्या बोल दे रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। तो उनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है जो फाइलम पॉलीफेरा के अंदर होता है। अभी हम आगे भी देखते हैं टिश्यूज के, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें फाइलम COELEN TRATA सिलेंट्रेटा एंड फाइलम टीनोफोरा आता है। टीनोफोरा आता है, ठीक है। अभी पहले हम लोग थोड़ा सा लिख लें, उसके बाद से इसको समझेंगे। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ मतलब कि जिसमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा, ऑर्गन पाए जाएंगे, और वो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में पाया जाएगा। ऑर्गन्स किस में पाए जाएंगे, सलौता फाइलम जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है वो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस है। प्लेटीहेलमिन्थेस। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस एलिमेंथेस मतलब नीमाटोड से स्टार्ट होता है, फाइलम नीमाटोड्स। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम की शुरुआत, ऑर्गन सिस्टम्स की शुरुआत फाइलम एस एलिमेंथेस से होती है। फाइलम एस एलिमेंथेस हो गया। और इसके अंदर कौन कौन से फाइलम आएंगे, फाइलम एनिलिडा के अंदर ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। फाइलम ऑर्थोपोडा के अंदर पाया जाता है ऑर्गन सिस्टम। फाइलम मोलस्का के अंदर ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। इन सभी फाइलम्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। बहुत हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएंगे ये। और कॉर्डेटा के जो 5 क्लासेस हैं, फिश, इसको पाइसेस बोलते हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स। फिश हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल्स, टीलिया जिसको बोलेंगे रेप्टीलिया, एव्स, मैमल। देखो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कैसे कैसे किसमें कौन कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं। फाइलम पॉलीफेरा के अंदर हमको पता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटीहेलमिन्थेस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एस एलिमेंथेस से लेकर पूरा फाइलम कॉर्डेटा तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एक बात यहाँ पर नोट करने की है कि फाइलम पॉलीफेरा से लेकर फाइलम एस एलिमेंथेस जिसको नीमाटोड बोलते हैं, वहाँ तक जो ये रेस्पिरेटरी जो स्ट्रक्चर होता है वो बॉडी वॉल होता है। मतलब उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, मतलब कि डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी वॉल। मतलब बॉडी वॉल में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, बॉडी वॉल से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। मतलब उनका जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या हो गया, बॉडी वॉल हो गया। मतलब कि आप फाइलम पॉलीफेरा को आप देखोगे कि फाइलम पॉलीफेरा में बहुत से छोटे 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 छेद होते हैं, उन्हीं के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर का चैनल बना होता है, और उन्हीं के थ्रू वाटर अंदर और बाहर की अंदर की तरफ आता है। और वाटर जैसे अंदर की तरफ आएगा तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन होता है, वो बॉडी उसका ऑक्सीजन का यूज़ करेगी, फिर वो पानी एक और पोर होता है जिसको ओपर्क्यूलम बोलते हैं फाइलम पॉलीफेरा के अंदर, उस ओपर्क्यूलम के थ्रू फिर पानी बाहर की तरफ निकल जाता है। तो बॉडी वॉल से ही क्या हुआ, बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, रेस्पिरेशन हुआ। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी वॉल, मतलब बॉडी वॉल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं फाइलम पॉली। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एस एलिमेंथेस में तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है, लेकिन इसमें डिफ्यूजन से क्यों हो रहा है।
अब इसमें ऐसा स्ट्रक्चर्स ही होते होंगे, इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म ही आते हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम होते हुए के बावजूद भी उनमें जो रेस्पिरेशन जो होता है बॉडी वॉल के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है। अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो प्लीज़ आप लोग बुक ज़रूर पढ़िएगा एनसीईआरटी, आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। मैं कोशिश करूँगी कि जितना अच्छे से हो सके आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर कर सकूँ। और अगर तो भी चीज़ें अगर कन्फ्यूजन लगे और ना समझ में आए तो आप 1 से 2 बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा। आप मेरी बातों को एनसीईआरटी से रिलेट कर पाइएगा और बेहतरीन तरीके से फिर समझ पाइएगा कि भाई मैं क्या कहने की कोशिश कर पा रही हूँ। और कुछ अगर मैंने गलत भी बोल दिया हो या कुछ चीज़ें अगर मेरे से ऊपर नीचे हो गई हो तो आप जब एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आपको वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि नहीं ये चीज़ तो हाँ कि आप कि वीडियो में जो देखा तो वो तो थोड़ा सा डिफरेंट बात है, लेकिन एनसीईआरटी में पढ़ी तो वो चीज़ क्लियर हो गया। तो आप बस रिलेट कर सकिए और अंडरस्टैंड हो सकिए चैप्टर से, तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप चैप्टर्स को अच्छे से आप एक कह सकते हो कि समझ सकें। और एनसीईआरटी पर ज़रूर से ज़रूर रीड करिएगा, इससे आप मेरी बातों को और एनसीईआरटी को रिलेट करके बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाइएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी वॉल, तो इनमें जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या हो गया, बॉडी वॉल हो गया। फाइलम एनेलिडा के अंदर क्या होता है, फाइलम एनेलिडा में सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है अर्थवॉर्म का। और इनमें जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है वो मॉइस्ट क्यूटिकल मौजूद होते हैं, उसी के थ्रू क्यूटिकल्स होते हैं जिससे क्या होता है उनका रेस्पिरेशन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आगे क्वेश्चंस में भी कहीं पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिलता है कि एनेलिडा का जो एग्जांपल है अर्थवॉर्म, किस में मॉइस्ट क्यूटिकल पाया जाता है, तो अर्थवॉर्म के अंदर, जो कि फाइलम एनेलिडा का ऑर्गेनिज्म, उसी के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ये अर्थवॉर्म का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हो गया। ऑर्थोपोडा का जो फाइलम ऑर्थोपोडा का जो रेस्पिरेशन है, हमको पता है कि फाइलम ऑर्थोपोडा एक बहुत बड़ा फाइलम है, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे आते हैं अलग अलग तरीके के, लेकिन इनमें जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो ट्रैकिया भी पाया जाता है, मतलब ट्रैकियल सिस्टम भी पाया जाता है, गिल्स भी पाए जाते हैं, बुक लंग्स पाया जाता है, बुक गिल्स भी पाए जाते हैं। तो ट्रैकियल सिस्टम भी होता है इसमें फाइलम ऑर्थोपोडा में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, गिल्स भी होता है, बुक गिल्स भी होते हैं। तो ये सारे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर फाइलम ऑर्थोपोडा में पाए जाते हैं। बुक लंग्स, आप लोग प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर एनसीईआरटी को रीडिंग डालिएगा, एनसीईआरटी रीडिंग डालना बहुत ज़रूरी है। फाइलम मोलस्का के अंदर जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है वो फेदर लाइक गिल्स होते हैं। मैं भी कहीं ना कहीं से पढ़ती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा ये मानना है कि अगर मैं जितना ज़्यादा किसी को समझाऊँ या बताऊँ, मेरे अंदर का जो याद करने का कैपेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए मैंने ये कोशिश की है छोटी सी कि मैं रोज़ एक वीडियो बनाकर डालूँ और जो भी मैं समझती हूँ आप लोगों को समझा सकूँ, जिससे मेरे अंदर की भी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी और आप लोग भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे टॉपिक को और समझ पाओगे। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूब फिट होता है, TUBE। राइटिंग को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो मैं बोल रही हूँ साथ का साथ, ताकि आप लोग सुनकर लिख पाओ। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, प्लीज़ ये चीज़ को हमेशा मेरे वीडियोस को देखते हुए समझिएगा। मैं बिल्कुल न्यू हूँ इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो बना रही हूँ, तो इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि कैमरा क्या हिल रहा है, राइटिंग क्या है, पर मैं धीरे धीरे ज़रूर सीख जाऊँगी। आप लोग मुझे इम्प्रूव करने में मेरी मदद करना। अच्छा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर गिल्स होता है एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। फाइलम कॉर्डेटा की बात करें तो इसमें 5 क्लासेस है, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। फिश के अंदर हमको पता है गिल्स होगा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। एम्फीबिया के अंदर क्या होता है, गिल्स भी होते हैं, इनमें ब्रैंकियल बोल रहे बकोफेरिंग्स भी मौजूद होता है, जैसे कि मेढक होता है ना, आप देखोगे मेढक को बकोफेरिंग्स मौजूद होते हैं, वो हो गया। और स्किन भी होता है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, लंग्स भी होता है। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर क्लास जो रेप्टिलिया है, एव्स एंड मैमल्स है। तीनों के जो
रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या होंगे, लंग्स हो जाते हैं। आई होप आपको रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर समझ में आया। हमने यही समझा कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं दो बातों पे, हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पे। हैबिटेट पर अगर हम देखें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर हैबिटेट को देखें तो वो ऑर्गेनिज्म या तो एक्वेटिक होगा या तो टेरेस्ट्रियल। अगर एक्वेटिक होगा तो उसका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर गिल्स होगा, और जो ऑर्गेनिज्म गिल्स का यूज़ करता है अपना एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए, उस रेस्पिरेशन को हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो टेरेस्ट्रियल है और वो अपना रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर लंग्स यूज़ करते हैं अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, तो जो ऑर्गेनिज्म अपना जिस ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर लंग्स होता है अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के लिए, तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशंस बोलते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने अभी देखा, हमने टोटल 11 फाइलम पढ़े ना, फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथेस, एस्सेलिमिंथेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये आप एनिमल किंगडम में जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये फाइलम समझ में आएगा, ये क्या फाइलम है, क्या किंगडम्स है, ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। आप एक बार अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है ये क्या फाइलम है, तो एक बार वो चैप्टर रेडी करना, नहीं तो फिर आगे आने वाले टाइम में हम एनिमल किंगडम्स के चैप्टर्स को भी समझेंगे। लेकिन अभी हम उतने उस तरफ नहीं जा रहे, बस हमको ये बात पता होना चाहिए कि टोटल 11 फाइलम्स होते हैं। हर फाइलम्स में आने वाले अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, कारण कि उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होता है। उनके हैबिटेट्स, ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट्स के हिसाब से भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स अलग हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं। जैसे कि फाइलम पॉरीफेरा से एस्सेलिमिंथेस तक जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है वो बॉडी वॉल होता है, मतलब बॉडी वॉल डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी वॉल, मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बॉडी वॉल से क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। फिर फाइलम एनिलिडा से लेकर क्या बोल रहे हैं, फाइलम एनिलिडा में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल आता है अर्थवर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल होता है जो कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। फाइलम ऑर्थोपोडा के अंदर, जो कि फाइलम ऑर्थोपोडा एक बहुत बड़ा फाइलम माना जाता है जिसके अंदर अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जो भी कीड़े-मकोड़े इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं। तो इनमें जो रेस्पिरेशन देखने को मिला है कि रेस्पिरेशन होता है, जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जिस के थ्रू रेस्पिरेशन होता है वो बहुत तरीके के देखने को मिले हैं। ट्रैकियल सिस्टम भी देखने को मिला है, गिल्स भी मिला है, बुक गिल्स भी मिला है, बुक लंग्स भी मिला है। फाइलम मोलस्का के अंदर फेदर लाइक गिल्स मौजूद होते हैं जो कि एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है। एकाइनोडर्मेटा के अंदर ट्यूब फिट होता है। हेमिकॉर्डेटा के अंदर गिल्स मौजूद होते हैं। कॉर्डेटास के अंदर, जो कि फाइलम कॉर्डेटा के 5 क्लासेस हैं, फिश जिसको पाइसेस बोलेंगे, एम्फीबिया, रेप्टिलिया जिसको बोल सकते हो, एव्स एंड मैमल्स। फिश के अंदर गिल्स रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। एम्फीबिया के अंदर गिल्स, ब्रोकोफेरिंग्स, स्किन एंड लंग्स होता है। रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स के अंदर लंग्स रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है। आज के लिए हम बस यहीं तक समझेंगे। हमने आज क्या कवर किया, स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशंस में, और हमने रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स को कवर किया। आगे थर्ड पार्ट में हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को अब कवर करेंगे जो कि है ह्यूमन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। चलिए थोड़ा सा एनसीईआरटी का रीडिंग कर लेते हैं। एनसीईआरटी की रीडिंग के साथ साथ हमारे अंदर का जो नॉलेज है वो भी और एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक बार फिर से अगर कुछ मैंने गलत समझा दिया हो या आपको कुछ गलत लगा हो तो आप एक बार प्लीज़ एनसीईआरटी का रीडिंग एक बार खुद से करिएगा। आपको चीज़ें रिलेट करने में आसानी होगी और आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। और कुछ गलत भी या कन्फ्यूजिंग भी लगे तो आप एनसीईआरटी रीडिंग मारिएगा तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ ये चीज़ें, ये प्रोसेस है। एनसीईआरटी ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रीडिंग करना। ऐसे ही हम नहीं, देखिए नोट्स बनाने का जहाँ तक बात आएगा, बहुत से बोलेंगे कि नोट्स कैसे, तो नोट्स तभी बन सकता है जब किसी को समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आए। जब आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से अपने हिसाब से नोट्स बना कर सकते हो। नोट्स तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे या कहीं से भी नोट्स ले लोगे, पर वो चीज़ को समझना होगा ना, पहले समझ आना चाहिए कि मैं जो जिस चीज़ का नोट्स बना रहा हूँ उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या चीज़ें हैं। तो वो चीज़ अगर समझ में आए तो आप नोट्स आराम से बना सकते हो। तो लेट्स रीड एनसीईआरटी। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। तो as you have read earlier, oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down nutrient molecules like glucose and to derive energy for performing various activities। मतलब कि जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज़ किया जाता है बाय द ऑर्गेनिजम्स
के थ्रू, ऑर्गेनिज्म के थ्रू यूटिलाइज किया जाता है इनडायरेक्टली वे में। किस लिए इनडायरेक्टली, किस लिए ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन किस लिए किया जा रहा है? इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल के लिए किया जा रहा है। जैसे कि कैसे ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, तो लाइक ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना इनडायरेक्टली कह सकते हो कि न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल का, लाइक ग्लूकोज का हो गया, अमीनो एसिड्स का, उसका ब्रेक डाउन करना और ड्राइव करना और ड्राइव एनर्जी टू परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके और अलग अलग तरीके के वेरियस एक्टिविटीज़ हम कर सकें। फिर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 विच इज़ हार्मफुल इज़ ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन। मतलब ये ऑक्सीजन हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल करने के लिए करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या हो रहा है, रिलीज़ हम करते हैं, जो कि कैटाबॉलिक जो भी रिएक्शंस होते हैं। मतलब कि ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस जो कि देखो हमारे बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो दो तरीके का होता है। या तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैटाबॉलिक होगा, या तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस एनाबॉलिक होगा। एनाबॉलिक में चीज़ें बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, और कैटाबॉलिक रिएक्शंस में चीज़ें ब्रेक डाउन होती है। तो यहाँ पर जो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ब्रेक डाउन करने के लिए न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल का किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या बोला है कि ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शंस, मतलब ऊपर जो भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल जो हो रहा है उसके थ्रू मतलब ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन से जो भी ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल हो रहा है उससे जो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, रिलीज़ भी होता है। जो हार्मफुल जो गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी रिलीज़ होता है। मतलब समझने की कोशिश हम कर पा रहे हैं ना कि ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहा है ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करने के लिए न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल को, और इसके दौरान क्या हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होता है। It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell have to release out। मतलब ये इससे हमें ये पता चल गया, ये एविडेंट मिल गया कि जो O2 क्या है वो हमारे बॉडी को कंटिन्यूसली प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के सेल्स को, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड को उसको बाहर की तरफ बॉडी से करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing। मतलब ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी के सेल ने प्रोड्यूस किया था उसको बाहर की तरफ करना, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोल देते हैं। और कॉमनली हम इसको क्या बोल देंगे, रेस्पिरेशंस भी बोलते हैं। तो प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, आप अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखें। यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। आप फील करिएगा कि हमारा जो चेस्ट है वो ऊपर और नीचे की तरफ डाउन करता है। तो यू नो दैट इज़ ड्यू टू ब्रीथिंग। ये क्यों हो रहा है, हमारा चेस्ट के ऊपर नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो वो ब्रीथिंग के कारण मूव कर रहा है। हम ब्रीथिंग को हमने समझा, रेस्पिरेशंस को भी हमने यहीं पर समझ रहे हैं। ये जो इतना जो पैराग्राफ जो हमको समझाने की कोशिश कर रहा है, ये ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों को ही बताया। हाउ डू वी ब्रीथ, तो हम अब ये पूछ रहा है हम कैसे ब्रीथ कर रहे हैं। द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एंड द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। साथ ही साथ ये इस पैराग्राफ में एक क्वेश्चन पूछा कि हम ब्रीथ कैसे कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं और जो भी मैकेनिज्म्स होता है ब्रीथिंग के लिए, वो इसके चैप्टर में आगे की तरफ डिस्क्राइब किया गया है। तो इस पैराग्राफ में इतना बस यही बताया गया कि ऑक्सीजन ऑर्गेनिजम्स के थ्रू और यूटिलाइज किया जाता है इनडायरेक्टली, किस चीज़ के लिए, तो इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करते हैं, और जिससे क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, और फिर उस एनर्जी का यूज़ हमारा बॉडी अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए करता है। साथ ही साथ इस ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसको भी बाहर की तरफ हमारा बॉडी रिलीज़ करता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं, और इसको कॉमनली हम रेस्पिरेशंस भी बोलते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। आगे हम समझेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कि क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, एनसीईआरटी में आगे रीड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कि आपने मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखा। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। प्लीज़ आप एनसीईआरटी ज़रूर रीड करना और खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।